हेलो दोस्तों, तो क्या आप नीट 2025 के स्टूडेंट हैं? तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज मैं हिंदी मीडियम के लिए नीट के टॉप 20 एमसीक्यूज कराऊंगा और आप लोग इसको बिना स्किप किए देखिए। नीट 2018, नीट 2018, नीट 2018, नीट 2019, नीट 2019, तो सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज आपको आपके टिप पे करा दूंगा, क्योंकि नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो इस बात को आप लोग बहुत बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन सीरीज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। आपको मैं बता दूं कि मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें नीट के ढेर सारे क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं नीट के प्रीवियस ईयर के। आप उनको देखिए और समझिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए बनाई है वो प्लेलिस्ट। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि स्तनधारियों में भ्रूण का एमनियन विकसित होता है किसके द्वारा? क्या वो मीजोडर्म और ट्रोफोप्लास्ट के द्वारा? क्या वो एंडोडर्म मीजोडर्म से? या फिर एक्टोडर्म और मीजोडर्म से? क्या वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। किससे विकसित होता है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। याद रखना इस चीज को। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? नीट 2018 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हमसे बोल रहा है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्लेसेंटा आप जानते होंगे, गर्भाशय और भ्रूण के बीच में जो संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना होती है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं? क्या वो HCG HPL प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है? या HCG HPL प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन है? या फिर HCG HPL प्रोजेस्टेरॉन प्रोलैक्टिन है? या फिर HCG HPL प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा HCG HPL प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब आपके +4 मार्क्स हो जाते हैं। आपने 4 नंबर ले लिए हैं, याद रखना इस चीज को। 48 नंबर क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है कि शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मियोजेनेसिस और बीडिसेचन मतलब स्पर्मिएशन के मध्य अंतर क्या होता है? तो अंतर क्या होता है कि शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, जबकि वीर्यसेचन में शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से शुक्र नलिकाओं में मुक्त होते हैं, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब मानव जनन से प्रश्न लेके आया हूं और आप सभी को करा रहा हूं। दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। और जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, IgA होता है, जो कि हमारी एंटीबॉडी बनाता है हमारे अंदर और प्रतिरक्षा जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इसको स्ट्रॉन्ग करता है। प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? मैंने आपको आंसर बता दिया है। क्या इसमें प्राकृतिक मारक कोशिकाएं होती हैं? नहीं। क्या इसमें एक केंद्रकाणु होते हैं? नहीं। क्या इसमें भक्षकाणु होते हैं? नहीं। जो जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम में IgA का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नीट 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। तो ये हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव में प्रथम सप्ताह मतलब 12 सप्ताह मतलब प्रथम तिमास में संगर्भता मतलब प्रेगनेंसी के अंत में क्या अवलोकित होता है? क्या अधिकांश मुख्य अंगतंत्र बन जाते हैं? या सिर कोमल बालों से ढक जाता है? या भ्रूण में गति होने लगती है? या पलक और पक्ष बन जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा कि अधिकांश मुख्य अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। अब मैं बढ़ता हूँ 54 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए बहुत सारी नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज बनाई है और प्लेलिस्ट जरूर चेक करना दोस्तों। मैंने प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए तैयार की हुई है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माता की स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध स्रावण के आरंभिक दिनों में स्रावित पीले कोलेस्ट्रम में नवजात को बचाने के लिए प्रतिरक्षी IgA बहुतायत में होते हैं। इस प्रकार के प्रतिरक्षियों को क्या कहा जाता है? क्या वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, मतलब इसके द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनिटी क्या कहलाती है? क्या वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा? नहीं। क्या वो उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी? नहीं। क्या वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी? नहीं। वो एक स्व प्रतिरक्षा मतलब सेल्फ इम्यूनिटी होती है। वो एक सेल्फ इम्यूनिटी का उदाहरण है। हमारा नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्या बोल रहा है हमसे कि द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण रूप से होता है। कब होता है? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के समय। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही में मिल चुका है कि शुक्राणु और अंडाणु के
शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के समय हमारा जो द्वितीयक अंडक होता है उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि कॉपर का विमोचन करने वाली अंत गर्भाशय युक्तियां मतलब आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है। ये नीट 2017 मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट का नीट 2017 का प्रश्न है ये, और इस बार भी आने के पूरे चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन के। तो ऑप्शन को इनके पढ़ते हैं। क्या ऑप्शन दिए गए हैं हमें? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता को मतलब इसकी मोर्टेलिटी रेट को और इसकी फर्टिलिटी रेट को कम करना। बिल्कुल सही बात है, ये मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट को कम करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। देख रहे हो कितने आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये नीट में जो क्वेश्चन आया है 2017 का, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आया है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जो हमारी गर्भ निरोधक गोली होती है सहेली, इसमें क्या होता क्या है? तो गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को बंद करती है और अंडे को गर्भाशय से रोपित नहीं होने देती। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। और ये नीट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इनको देखते चलो, इनके जो भी इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी मीडियम के लिए मैं बनाने वाला हूँ और हिंदी के लिए बनाता रहूँगा। एक युगल के मामले में मतलब एक पेयर के मामले में नर में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, तो निषेचन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी? मतलब हमें शुक्राणुओं की संख्या कम है तो इसमें गिफ्ट टेक्निक नहीं होगी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ, मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया और कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सभी लोगों के +4 मार्क्स जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड 2025 में भी प्रश्न आएंगे, ये मैं बिल्कुल आशा करता हूँ इस चीज़ की। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस गर्भनिरोधक गोली में हार्मोन्स भूमिका निभाते हैं? तो निम्नलिखित में से किसमें हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो स्तनपान, अनार्तव में, गोलियों में, आपातकालीन में, इसमें। हाँ बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ आप दिखने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? नीट 2019 में आया है क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है कि हार्मोन्स मोचक अंतरा गर्भाशय युक्तियों का मतलब हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का चयन करिए। कौन है? क्या वो वोल्टस LNG-20 है? नहीं। माल्टीलोड 375 प्रोजेस्टासर्ट? गलत। प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 दोनों एग्जाम्पल्स हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के। याद रखना इस चीज को। 32 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो यौन संचालित रूप से पूर्णतया बाध्य मतलब पूर्णतया साध्य नहीं है, मतलब जिसको हम कंप्लीटली डायग्नोस नहीं कर सकते। सुजाक को कर सकते हैं, लैंगिक मत्स्य को कर सकते हैं, क्लैमिडिसिस को हम रोग का उपचार कर सकते हैं, लेकिन जननिक परिसर जो होता है इसको उपचारित नहीं किया जा सकता। ये पूर्णतया साध्य नहीं है। याद रखना इस चीज को, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 आपको शायद दिख रहा होगा, मैं और तो अच्छे से जूम करता हूँ। हाँ आप दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन का अकेला या एस्ट्रोजन के साथ एक गोली गर्भनिरोधक के रूप में उपयोग किस प्रकार हो सकता है? तो केवल इंजेक्शन के फॉर्म में, केवल इंजेक्शन के फॉर्म में। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ रहा हूं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि AIPMT मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का 2012 का क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि परख नली शिशु के कार्यक्रम के अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्या वो IUI है मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है? गलत। क्या वो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है? गिफ्ट टेक्निक? बिल्कुल सही बात है, गिफ्ट नहीं होगा। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ जिफ्ट टेक्निक आती है। कौन सी टेक्निक? ZIFT जिफ्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है और नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या बोल रहा है कि एक परिवर्तनशील गर्भ में उल्बवेधन मतलब एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान की जा सकती है? तो याद रखना जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ लिंग गुणसूत्रों से संबंधित जो भी विकार होते हैं उनकी पहचान की जा सकती है। तो ब्रूड के लिंग की बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम की हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, टर्नल सिंड्रोम की, सबकी की जा सकती है, लेकिन पीलिया की नहीं की जा सकती। पीलिया की नहीं की जा सकती, इसलिए पीलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसटीडी, एसटीडी का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, पूरी तरीके से उपचारित नहीं हो सकती है, मतलब किसको कंप्लीटली डायग्नोस नहीं किया जा सकता है। तो क्लैमिडिसिस को, सिफिलिस को, लैंगिक मस्से को किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। एचआईवी, बिल्कुल एचआईवी को नहीं किया जा सकता है। सुजाग, सुजाग को किया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सुजाग, ट्राइकोमोनासिस दोनों को किया जा सकता है उपचारित, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जनिक परिसर्प, यकृतस्रोत बी, एचआईवी संक्रमण, इनको उपचारित नहीं किया जा सकता। तो ये नीट 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन यही हो जाएगा, जनिक परिसर्प, यकृतस्रोत बी मतलब हेपेटाइटिस बी, और एचआईवी इन्फेक्शन। तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 मतलब नीट 2021 का क्वेश्चन है। नीट 2021 में आया हुआ एक क्वेश्चन है और उसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक का चरण नहीं है। गाय को कृत्रिम बीज सेचन द्वारा निषेध किया जा सकता है, बिल्कुल। निषेचित अंडे 8 से 32 कोशिका अवस्था में प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, बिल्कुल। गाय में उच्च अंडोत्सर्ग के लिए एलएच जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है, गलत। ये गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, इस चरण में ये नहीं होता है। नीट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी नीट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड कितनी अच्छी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी को पकड़ो, एनसीईआरटी को समझो, आप 360 में से 360 नंबर लेके आ पाओगे अगर एनसीईआरटी आपकी अच्छी टिप पे है। तो किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसके आरंभिक निदान एवं रोग क्रिया विज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी आणविक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए उपयोगी है। मतलब एचआईवी की जो आरंभिक पहचान होती है वो किस टेस्ट के द्वारा होती है। क्या वो एलिसा टेस्ट है, क्या वो हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट मतलब संकरण टेस्ट, या वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट या टेक्निक है, या फिर सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है। तो वो जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, तो क्या होता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे एलिसा का फुल फॉर्म होता है, याद रखना। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और हमारे नीट की सिलेक्शन एक्सप्रेस में हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो आया है वो नीट 2017 में आया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समयावधि है, मतलब ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें मेंडल के संकरणों का प्रयोग संबंधित है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है कि 1856 से 1863 ईस्वी तक, मतलब 1856 से 1863 तक। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हमारा नीट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब हमसे आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी आपके लिए। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो। डॉक्टर साहब सीरीज जो भी अटेंड करेगा वो बायो में 360 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज ही रिपीट होंगे बार बार। मुझे पता है इतना कि यदि पुरुष एवं स्त्री की जीनोटाइप क्रमशः IA और IB है तथा IA और I0 हो तो इनकी संतानों के रुधिर वर्गों में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात जो होगा, फिनोटाइप संभव होंगे कितने, तो 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। इसको रट लो, इसको समझ लो कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार रिपीट होगा एज इट इज। तो 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में नीचे दिए गए मटर में से कौन से लक्षण पर ध्यान नहीं दिया था। बीज मतलब हरा और पीला, दिया था ध्यान इस चीज पे। तना लंबा और बौना, दिया था ध्यान इस चीज पे। बीज गोल और झुर्रीदार था, बिल्कुल ध्यान दिया था। लेकिन त्वचा रोम जो उसके जो स्किन रोम्स होते हैं वो नहीं दिया था। ग्रंथिल और आग्रंथिल, इस पे ध्यान नहीं दिया था। तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि त्वचा रोम इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह रोग कौन सा है जो अलिंग गुणसूत्र के प्राथमिक अवियोजन के कारण होता है। जो अलिंग गुणसूत्र के प्राथमिक अवियोजन के कारण होता है। क्या वो डाउन सिंड्रोम है, क्या वो टर्नर सिंड्रोम है, क्या वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्या वो सिकल सेल अनीमिया है। तो वो एक डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम को लैंगडन डाउन ने खोजा था और इसको हम मंगोलियन जड़ता या मंगोलियन डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चेहरा होता है व्यक्ति का वो मंगोलों के समान हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना
कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की? लैंगडन डाउन ने की। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्त्री का एक्स गुणसूत्र संलग्न है। यह गुणसूत्र वंशागत हो सकता है किसमें? केवल बड़े पुत्र में, मतलब बड़े बच्चे में। गलत। केवल पुत्र में, केवल पुत्री में। देखो पुत्र में भी हो सकता है, पुत्री में भी हो सकता है। तो ए मतलब बी और सी दोनों, पुत्र में भी हो सकता है और पुत्री में भी हो सकता है। बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 49 नीट 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जीनों के बीच की दूरी, जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन ने। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जीन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो जीन के बीच की दूरी के मापन के रूप में अलिंग गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? 2019 में क्वेश्चन आया है। क्या वो H.G. मॉर्गन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर सटन बोबरी या फिर अल्फ्रेड स्टर्डवेंट? तो किसने की? अल्फ्रेड स्टर्डवेंट ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस आपको बन जाते हैं, रिपीट होने के चांसेस बन रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2019 का अगेन PYQs है। तो देख लो आपकी नीट 2018 और 19 के मैं इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप लोग सोच नहीं सकते उसके बारे में। आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो कि मैं कितने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो 50 नंबर क्वेश्चन मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि वह आनुवांशिक विकार मतलब ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है और मादा लक्षण नहीं हो पाते, मादा लक्षण बांझ रह जाते हैं। ऐसा कौन सा विकार है? तो क्या वो टर्नर सिंड्रोम है, क्या वो एडवर्ड सिंड्रोम है, क्या वो क्लाइन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या फिर डाउन सिंड्रोम? तो वो जो डिसीज होती है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की होती है। और इसमें गुणसूत्र जो होते हैं 47 हो जाते हैं, 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 54 हमसे क्या बोल रहा है, और ये नीट 2020 का क्वेश्चन है और इसको बहुत सारे लोगों ने आते हुए भी गलत किया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में, मतलब मेंडल कौन थे? मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं और इन्होंने अपने प्रयोगों में अध्ययन करने के बाद कितने विपरीत या कितने अपोजिट लक्षणों को, कैरेक्टर्स को ढूंढा था? क्या वो 7 और 14 में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे? तो 7 गलत होगा क्योंकि उन्होंने 14 लक्षणों को ढूंढा था। 7 जोड़ी का मतलब 14 लक्षण। 7 जोड़ी मतलब 7 + 7 = 14। तो टोटल लक्षण पूछे, टोटल 14 लक्षणों को याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 58, 59 और 60 मतलब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको चुनिंदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं कि जो आपके नीट 2025 में 4 मई को डायरेक्ट फंसेंगे। मैं बिल्कुल फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्वेश्चन जो है वो नीट 2021 में आया है, 20 में आया है और यूपी बोर्ड 2020 में आया है। तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे। हम सिर्फ नीट के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो एक नर युग्मक और मादा युग्मक, एक नर और एक मादा, दोनों दात्र कोष का अलगता जो होती है, जो सिकल सेल अनीमिया होती है, उसके जीन के लिए विषम युग्मजी हैं। और संकरण से उत्पन्न संतति में कितना प्रतिशत रोग युक्त होगा? तो वो 25% योग युक्त होंगे। कितने? 25%। ये फिर 2020 में क्वेश्चन आया है हमारे कि मेंडल के स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली, देखो अभी मैंने कराया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है। देखो कितने बार क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहा है, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रजनन करने वाली मटर के पौधे में कितनी किस्मों की युग्म में चुना जा सकता है जो कि विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान होती है? तो वो कितने होते हैं? 14। इसमें 7 ऑप्शन में आ सकता है, जो कि 7 एक गलत ऑप्शन होगा। 14 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इस बात को समझो कि नीट में मेंडल के ऊपर क्वेश्चन आना तय है। जो बच्चा जेनेटिक्स को अच्छे से कर लेगा, जेनेटिक्स से डायरेक्ट 50 से 60 नंबर फंसेंगे। तो अभी हमारे पास टाइम है 20 दिन, तो जेनेटिक्स पे दबा के क्वेश्चन लगाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको बहुत जल्द बहुत ज़्यादा क्वेश्चन PYQs कराऊं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं, PYQs डालूं, आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।